जी क्या लैपटॉप भेजा था जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। क्या हाल चाल है? ठीक मैम ठीक है। वेरी गुड। Class, can you hear me? यस मैम ओके अच्छा बेटा, हम कल कर रहे थे एच पाइलोरी इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस, उसकी समझ आ गई थी आप लोगों को? यस मैम। यस मैम हाँ, आज हम लोगों ने उसका हमने जो छोड़ दिया था दैट वाज द इन्वेस्टिगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एससीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको एच पाइलोरी इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस में से मैं आपको बता रही हूँ, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। द विरुलेंस फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट, द माइक्रोस्कोपी इज इंपॉर्टेंट, and the treatment is very very important, and so are the complications. ये चार चीजें किए बगैर आपने पेपर में नहीं बैठना, ठीक है? So complications क्या है गैस्ट्रिक की आई एम सॉरी गैस्ट्राइटिस की एच पाइलोरी इंड्यूस्ड? What are the complications बेटा? बताएं। मैम 3 कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। एक हमारे पास हो जाती है लिम्फोमा, पेप्टिक अल्सर एंड गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। बाशकिन तीनों में सबसे कॉमन कौन सी है? आपका क्या ख्याल है सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सी है? मैम पेप्टिक अल्सर। वेरी गुड, पेप्टिक अल्सर। सबसे ज्यादा हम अल्सर एसिड अल्सर डिजीज हम सुनते हैं, ठीक है? सो इट इज पेप्टिक अल्सर बेसिकली। अब आपने ये देखना है कि हम लोगों ने इसकी इन्वेस्टिगेशंस क्या करनी है। सो इसका मैं आप लोगों को एक वैसे फ्लो चार्ट जरूर बताऊंगी कि जब कभी भी किसी भी चीज से रिलेटेड आपको इन्वेस्टिगेशंस आए तो हाउ टू गो अबाउट। आपने
number one that you're going to discuss are the non-invasive investigations. हम routine में भी हमेशा non-invasive investigation से जाते हैं और फिर हम invasive पे आते हैं. So what are the 3 non-invasive investigations? Non-invasive Urea urea breath, breath, antibody, and fecal bacterial fecal. bacterial. बेटा oral cavity starts from the mouth. So याद रखो यूरिया breath test. ये हमने oral cavity में से देखना है. And then it ends up at the anal canal. So इसलिए fecal bacterial detection उसमें हो जाएगी. ठीक है? और in between ये दोनों क्या रह गया हमारे पास? We have the serum जिसमें हम antibodies to H. pylori करेंगे. Don't forget these 3 non-invasive tests. ठीक है बेटा? और invasive test में क्या आते हैं? हम बकायदा invasive test means कि you introduce something into the body, within the body, और वो फिर आप उसमें लेते हो. So आप endoscope introduce करते हो from the so we introduce the endoscope which reaches the क्या इसको कहते हैं stomach. ठीक है? और उसके अंदर फिर हम examine करते हैं सारा. And then the suspected area is biopsy. So we have endoscopic examination and biopsy, number 1. और दूसरा उसके ऊपर हम कुछ stains करते हैं. कौन से करेंगे stains? बताओ शाबाश. Terry silver stain and Giemsa stain. Giemsa stain. Gordon starry silver stain and Giemsa stain. ये हम करके देख सकते हैं. And number 3 उसमें सबसे important चीज क्या है कि आपने उसका culture करा सकते हो और PCR detection करा सकते हैं. ठीक है? So this is the investigation for H. pylori induced gastritis. हम इसकी investigations 2-tier system में करते हैं. One is the non-invasive, the other one is the invasive. In non-invasive one, we actually do 3 tests. One is the urea breath test. The number 2 is the fecal antigen detection, and the third test is the antibody detection through the serum, right? और हम invasive test में से कौन से करते हैं बेटा? Endoscope. Very good. Endoscopy, Endoscopic special examination stain, and culture, biopsy. PCR. उसको देखते हुए हम biopsy भी साथ ही कर देते हैं. So it is endoscopic examination and biopsy. और फिर हम उसकी biopsy पे special stains करते हैं which are biopsy. Giemsa stain. Biopsy का मतलब है हम सिर्फ उसको hemotoxin and eosinophil में देखते हैं. और stain का मतलब है जो कल मैंने आपको black picture दिखाई थी वो stain है. उसमें हम क्या करते हैं? Gordon starry silver and Giemsa. और प्लस ऑब्वियसली आप लोगों को अपने माइक्रोबायोलॉजी नॉलेज से पता है कि विल गो फॉर कल्चर एंड विल गो फॉर पीसीआर व्हिच इज द फाइनल जिसको कहते हैं ना पीसीआर इज द फाइनल वर्डिक्ट. समझ आ गई इधर तक बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रॉब्लम आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इन्वेसिव नॉन इन्वेसिव ये टेस्ट जो स्क्रीन पे है ये नजर आ रहे हैं ना बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ठीक है. तो ये हमारा विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ H. pylori induced gastritis. You're all अपने दिमाग में सोचो कि ये क्वेश्चंस को आंसर कर सकोगे. What is H. pylori? ये आपको आना चाहिए. नंबर 2 आप लोगों को पता होना चाहिए what is the pathophysiology of H. pylori induced gastritis. वो जो पिक्चर थी 4 वाली. ठीक है. नंबर 3 very important virulence factors. ठीक है, ये आपको आने चाहिए, ये पैथोफिजियोलॉजी में ही आ जाएंगे. तीसरी चीज है माइक्रोस्कोपी. ठीक है, बहुत कम चीजों की माइक्रोस्कोपी इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. H. pylori induced gastritis is one of them. ठीक है. And number 4 complications. And very important is the treatment. बेटा देखो हम पैथोलॉजी में तो जब आप क्वेश्चन देखो ना तो उसमें अगर हम जो क्वेश्चन पूछेंगे सो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट पैथोफिजियोलॉजी है और लैब इन्वेस्टिगेशंस फ्रॉम पैथोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक. सो ये पैथोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू में ये आपने इसमें करना है. और इसके बाद अब हम चलते हैं आगे. अच्छा जरा मुझे माइक्रोस्कोपी कौन बच्चा बताएगा क्या क्या मैं नजर आता है?
Flagellar. माइक्रोस्कोपी पे हमें लिम्फोइड एग्रीगेट्स नजर आएंगे विद जर्मिनल सेंटर, वेरी गुड, और हमें लेमिना प्रोप्रिया में Neutrophils. एक्टिविटी नजर आएगी जो प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रोफिल्स होती है, Neutrophils. और प्लाज्मा सेल्स Peti- हमें नजर आएंगी लेमिना वेरी गुड, प्रोप्रिया पे, और जब पिटाइटिस, न्यूट्रोफिल्स जी हमारे जी, पास पिटाइटिस होता है, और वेरी अगर गुड, ल्यूमन में चले जाएंगे तो पिटेप्सिस बन जाएंगे। वेरी गुड शाहराज, वेरी गुड बेटा। इसको बताइए, करो जरा इसमें आगे से इसको कैसे करें। ठीक है, सो अब आज हम करेंगे द फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेप्टिकल्स ऑफ गैस्ट्राइटिस विच इज पेप्टिक अल्सर डिजीज, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एससीक्यू। अगर H. pylori induced नहीं आएगा, तीन ही इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। One is H. pylori induced gastritis, the other one is peptic ulcer, and the third one is malignancy. Malignancy हम अभी बाद में करेंगे, ठीक है? So ये हम सारा कर चुके हैं। ये क्या है बताओ बच्चों मुझे? What is this? This is a complication of H. pylori induced gastritis. कौन सी complication है? Lymphoma. Excellent. Lymphoma. Excellent, excellent. Lymphoma. This is also lymphoma. What is this? This is another complication. मैम ये भी लिम्फोमा ही है। ये लिम्फोमा ही है। Lymphoma ही है। कौन सा? ये ये वाला? एडिनोकार्सिनोमा। Adenocarcinoma. ये Adenocarcinoma. हाँ, ये बेटा जहां आपको ग्लैंड का ल्यूमेन नजर आएगा ना, दैट इज ग्लैंड का मतलब है एडिनो, सो इट इज एडिनोकार्सिनोमा। लिम्फोमा में आपको सिर्फ पिक्चर ब्लू नजर आएगी, लाइक इधर चला गया, मैं गलत जा रही हूं शायद, ये ब्लू, जस्ट ब्लू, जैसे आप लिम्फ नोड देख रहे, ठीक है, जस्ट ब्लू। लेकिन जो एडिनोकार्सिनोमा होता है उसमें आपको ग्लैंड नजर आता है। वेरी वेल डन। सो द नेक्स्ट थिंग इज पेप्टिक अल्सर डिजीज. So what is peptic ulcer disease? At the end of the lecture, you are all expected to know what is the definition of peptic ulcer disease, what are the sites where you can have peptic ulcer disease, और इसमें 2-3 MCQs आएंगे, वो मैं आपको साथ-साथ बताती जाऊंगी, ठीक है? And what can be the complications of peptic ulcer disease? ठीक है, ये चीजें आपको आनी चाहिए. And what type of ulcer will you have in peptic ulcer disease? So first thing, peptic ulcer disease, it's a complication of peptic ulcer disease mean an ulcer which is produced as a result of acid overproduction. ठीक है, so peptic ulcer का मतलब भी ये है, एसिड की वजह से जो अल्सर होता है ना, गैस्ट्रिक एसिड की वजह से, that is called peptic ulcer disease. So what can be the potential sites of peptic ulcer disease? MCQ में आ सकता है कि peptic ulcer can be seen in T dash 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 dash. So आपने एक आंसर को नेगेट करना होगा जहां पे वो नहीं होता. So the sites where you can have peptic ulcer is esophagus, stomach, duodenum, intestines, and even Meckel's diverticulum. अब कहाँ Meckel's diverticulum और कहाँ peptic ulcer disease? So what can be the cause? एसिड प्रोडक्शन और H. pylori दोनों। जी जी नहीं, लेकिन बेटा जब Meckel's diverticulum का पता है ना क्या होता है? वो जो Yes, ma'am. वो Out pouch or bulging overgrowth, or outgrowth, small intestine. intestines. हाँ जी, तो उधर ectopic gastric tissue होता है. So उसके अंदर at times you have ectopic gastric tissue, और जब कभी उस ectopic gastric tissue में जैसे कोई inflammation हो जाएगी, so it can result in production of ulcer. So the common sites are, where they are not the common sites, लेकिन it can occur in esophagus, in stomach, in Stomach. duodenum, in intestines, and Intestine. Meckel's. and even in Meckel's diverticulum. ठीक है? Where is rest of the class, beta? I can't see you. Asadullah, please, beta. Rida, Usman. Usman तो पहले भी आया था. Good boy. Asadullah. I know बच्चे रमजान में आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है. I understand. इतना ही हमारे लिए मुश्किल होता है. ठीक है? असदुल्ला को ठीक ठाक नींद आई हुई है, आंखें नहीं खुली. वो टॉम एंड जेरी में नहीं होता, वो लगा देते हैं. असद और डिम कर दो लाइट, मुझे फिर भी तुम नजर आ रहे हो. इस टॉम एंड जेरी में नहीं होता, उससे वो मैच स्टिक अपनी आंखों में लगा देते ताकि आंखें खुली रहें. असदुल्ला का इस वक्त ये हाल है. ओके, वेरी वेल डन. आ जाओ बच्चों. सो हम अभी कर रहे थे पेप्टिक अल्सर डिजीज को. कल बेटा मेरा आप लोगों के साथ प्रोबेबली लेक्चर विल बी एट 9:45. ठीक है, ठीक है. सो ये आ गया.
आई एम सो हैप्पी बच्चों, बिलाल आया है, सकलैन आया है, आप सब लोग, बाकी बच्चियां तो पहले आ गई थी, ठीक है, लेकिन आप लोग नींद से जाग के आते हो, आके सुनते हो पहला लेक्चर, एटलीस्ट यू मेक एन एफर्ट टू स्विच ऑन द कैमरा. आई एम रियली ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच. और मेरा ज्यादातर टाइम जो है ना इन्हीं चीजों में चला जाता है, इन बातों में. सो पेप्टिक अल्सर डिजीज की साइट्स, एमसीक्यू एमसीक्यू एमसीक्यू. The most common site of peptic ulcer disease is dash esophagus, stomach, duodenum, jejunum, Meckel's diverticulum. Batao, what is the most common site? Stomach. Intestine. That is duodenum. Duodenal peptic ulcers are much more common as compared to gastric peptic ulcers. MCQ 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 में ये पूछा जाएगा, the most common site to have gastric ulcer is, that is duodenal. Duodenum. ठीक है. Another MCQ, what is the most common site of duodenal ulcer? मतलब in duodenum what is the most common site of duodenal of peptic ulcer? कि अब तो duodenum में तो हमने क्या दिया कि most important है, लेकिन इसका duodenum का कौन सा part है? Yes, it is the Proximal or first part of duodenum. proximal part of duodenum and the anterior wall. MCQ MCQ MCQ. आप लोग बेटा पढ़ते हुए ये स्किप कर जाते हो, ये स्किप नहीं करना, इस पे MCQ है, ठीक है. So that is the anterior wall of first मतलब proximal part of duodenum, उसकी anterior wall. So दो MCQs अभी तक हमने किए. The most common site of duodenal ulcer or of peptic ulcer is duodenum. और duodenum में what is the most common site? That is proximal 1/3 and उसकी भी anterior wall. Anterior. Shabash. And what is the most common site? Another MCQ in stomach. Stomach में कौन सी site है? It is the cardia, fundus, Antrum. Antrum. the junction of antrum and the body. जब आप बुक से पढ़ोगे ना बेटा, तो इसको MCQ point of view से जरा अच्छे से देख लेना. ये MCQs हैं, ठीक है बेटा? So ये आ गया हमारा. So peptic ulcer disease की you should be knowing the definition. Any ulcer which is secondary to acid production is a peptic ulcer disease. इसकी साइट्स आपको आनी चाहिए, मैंने बता दी, esophagus से लेके Meckel's diverticulum तक. और इसका एक और important cause है Zollinger-Ellison syndrome, जो मैं अभी आपको डिस्कस एंड में करूंगी. एंड देन तीसरी चीज हम लोगों ने इसकी साइट्स की है. अब पेप्टिक अल्सर डिजीज के व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज? दो कॉजेज मुझे आप बताएं. मैम एक तो ये H. pylori है ना, और एसिड इंक्रीज इन एसिड प्रोडक्शन एनसेट्स की वजह से भी हो सकता है, और NSAIDs की वजह से. Another MCQ, what is the most common cause of peptic ulcer? This is H. pylori induced. H. pylori. हाँ जी. वेस्ट में NSAIDs हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं we are a poor country, और मैंने बताया आपको कि it's a disease of the poor. So हमारे एरिया के अंदर the most common cause is H. pylori. Probably वेस्ट में the most common cause is NSAIDs. लेकिन हम अपनी ही बात करेंगे, ठीक है? ये एक और MCQ है इसमें. So ये हमारी चीज इसमें आ गई. So and the third important cause is सिगरेट स्मोक. अच्छा, इसका जब पैथोजेनेसिस आएगा ना बेटा, तो आपने वही पिक्चर बनानी है जो मैंने कल आपको शुरू में बताई थी, जिसमें आपके डिफेंस मैकेनिज्म है और आपका इंजरी है. सो डिफेंस मैकेनिज्म एंड इंजरी का जो इम्बैलेंस है ना, ये इसके पैथोजेनेसिस में आएगा. एंड इटियोलॉजी में द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर H. pylori, NSAIDs. ठीक है जी. सो दिस इज द अल्सर. अल्सर में आप याद रखिए बेटा, द अल्सर हैज अ बेस, ulcer has a floor, and ulcer has these edges या margins. ठीक है? Peptic ulcer में आप याद रखें कि the base is usually relatively clean, क्योंकि यहाँ पे पेप्सिनोजन भी होता है अगर स्टमक में हो तो, और पेप्सिनोजन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है. So the base is usually clean. Base is what you can see here from here. ऊपर से अगर देखो तो जो चीज पहले नजर आती है that is the base. फ्लोर उसके नीचे की जगह होती, ठीक है? So the base is usually in peptic ulcer is usually clean. The margins are very regular, sharp, punched out, जैसे किसी ने scoop out कर दिया हो. It's very clean. The ulcer is very clean. It has sharp, punched out edges, and it has a clean base. It has a floor which is rich in granulation tissue.
सारा कुछ तो खा जाते हैं सेल्स को, पेप्सिन जो है. So इस वजह से you're left with a clean base and with underlying granulation tissue and the edges are very neat and tidy. हम आगे जाके देखेंगे. So this is about peptic ulcer. The most common site of peptic ulcer is duodenum and the stomach. Duodenum में it's the anterior wall of the proximal thirds of duodenum. In the stomach, it's the junction of the antrum with the body. And the causes are H. pylori. Most important cause is H. pylori. And the patient can present with anything, like with nausea, with vomiting, with hematemesis. ठीक है, so ये सारी चीजें हैं peptic ulcer. So this is what इधर इन्होंने lesser curvature पे दिया हुआ है. अगर आपको option में lesser curvature आए, so basically it is the antrum and the body close to the lesser curvature. This is the actual site of peptic ulcer. ठीक है बेटा, समझ आ गई यहां तक आपको? क्यों बेटा, समझ आ गई? Yes, ma'am. अच्छा बेटा, इधर आप एक लफ्ज देख रहे हो, इरोसिव गैस्ट्राइटिस. इरोजन का मतलब है सिर्फ सुपरफिशियली कोई चीज रिमूव हो जाए. दिस इज कॉल्ड इरोजन. और अल्सर प्रॉपर होता है कि व्हेन इट बिकम्स, जिसको कहते हैं ना म्यूकोजा डी, तब हम उसको अल्सर कहते हैं. What can be the complications of peptic ulcer? मैंने आपको बताया था, ये देखो, अल्सर अगर सबम्यूकोजा में चला जाएगा, what will it cause? Bleeding. So hematemesis हो गया. अगर ये यहां तक चला जाएगा तो ये क्या कॉज करेगा? सिरोजा तक. Perforation. And perforation, very good. And perforation will appear as air under the diaphragm with a lot of abdominal rigidity. ठीक है, so this is perforation इसमें आ जाती है. और मैंने क्या कहा था कि अगर बहुत massive ulcer होता है, जो छोटे ulcers होते हैं like small ulcers, they are usually shallow and the larger ulcers are usually deep. Make sense? ठीक है. और ये जब ulcer heal करते हैं, अगर if they heal, they'll heal by fibrosis. So you'll have stricture formation or obstruction. So these are the complications of peptic ulcer disease. बेटा एक question आता है जो अक्सर बच्चे गलत करते हैं. Question आता है कि what are the complications of H. pylori induced gastritis? So what are the complications? Hematemesis. Peptic ulcer disease. Peptic ulcer, lymphoma and gastric adenocarcinoma. और फिर जब जी, और फिर जब क्वेश्चन आता है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज, तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं ब्लीडिंग, Hematemesis. हाँ जी, एंड ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है, अक्सर बच्चे ये कॉम्प्लिकेशंस लिख देते हैं H. pylori induced gastritis. ये कॉन्सेप्ट देने का आपको मकसद ही ये है कि आप लोगों ने ये गलत नहीं करना. ये 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन होता है और ये बच्चे गलत कर देते. मैं आपको इसलिए बताती जा रही हूँ ताकि आप जब पढ़ें तो ये इनको जरा गौर से करें, ताकि आप मिस्टेक ना करें अपने एग्जाम में. So all the diseases in which increased acid production is the cause, they come under the heading of, they come under the umbrella of peptic ulcer disease, whether it be stress ulcers, ठीक है, whether it be कोई भी चीज होगी जिसमें एसिड प्रोडक्शन ज्यादा और अल्सर हो रहा है, उसको हम broadly we categorize it as peptic ulcer. Now we have studied 2 types of ulcers. We have done the gastric ulcers and the duodenal ulcers. So हमें पता कैसे चलेगा? एंडोस्कोपी तो हम बाद में करेंगे. MCQ, MCQ, MCQ. अगर if the ulcer is related या pain is related to food intake, खाना खाए जी, मैं नवाला मुंह में लेती हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे पेट में आग लग गई, मुझे बहुत दर्द होती है. This is the typical history that a patient with gastric ulcer presents. क्योंकि जब मुंह में आता है तो साथ ही एसिड प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है. सो उसको जैसे ही वो खाना खाता है उसको पेन शुरू हो जाती है. दिस इज द क्लासिक गैस्ट्रिक अल्सर पेन. जी, जब मेरा पेट खाली होता है ना तो मुझे दर्द नहीं होती, बस मैं जरा घूंट भी पी लूं ना तो मुझे दर्द शुरू हो जाती है. इसी वजह से ये लोग डर के मारे, दर्द की डर के मारे ये खाना नहीं खाते, बहुत कम खाते. ठीक है, सो दिस इज द क्लासिक प्रेजेंटेशन ऑफ अ पेशेंट विद gastric ulcer disease. On the contrary, the patient with duodenal ulcer, they usually have pain when their stomach is empty. खाली पेट इनको दर्द होता है. समझ रहे हो आप बेटा?
Yes, ma'am. खाली पेट दर्द, सो ये कब उठेंगे? रात को पेट खाली होता है तो यूजुअली दे गेट अप एट नाइट सेइंग कि मुझे तो बहुत दर्द हो रही थी, वो जी मैंने दूध पिया या मैंने खाना खाया तो मेरी दर्द बेहतर होगी। तो जब आपको सिनेरियो में देख लें वो क्या पूछ रहे हैं, वो आपको क्या हिस्ट्री दे रहे हैं। अगर द पेन स्टार्ट्स विद intake of food, that is the gastric ulcer, and if it is relieved by intake of food, that is duodenal ulcer. ठीक है, और duodenal ulcer जो है वो यूजुअली ज्यादा कॉमन है, मैंने आपको बताया, एज कंपेयर टू गैस्ट्रिक अल्सर्स, और मैंने इनकी कॉम्प्लिकेशंस आपको बेटा करा दी। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द अल्सर। यू हैव बेस, आई एम सॉरी मैंने उस जगह पे किया था, दिस इज द फ्लोर, Yes, ma'am. द बेस इज, आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन को याद करें, जब कंस्ट्रक्शन होती है तो हम जिसपे पांव रखते हैं दैट इज द फ्लोर, और बेस उसके नीचे है। सो दे हैव, हाँ जी, सो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज द फ्लोर एंड दिस इज द बेस। अब अल्सर में नॉर्मली क्या क्या चीजें होती हैं बेटा? एक अल्सर जब बनता है तो सबसे पहले अल्सर में क्या चीज होती है बेटा? Bleeding. ब्लीडिंग तो होती है, लेकिन अल्सर में सबसे पहले स्लफ ऑफ होता है, Slough. ठीक है, गंध होता है, फिब्रिन एंड नेक्रोटिक डेब्री, जस्ट ये चीजें होती हैं। उसके बाद कौन सा सेल सबसे पहले आएगा? Neutrophils, Neutrophils. फॉलोड बाय macrophages, मैक्रोफेजेस, एंड देन अगर हीलिंग स्टार्ट हो गई है सो मैक्रोफेजेस के बाद ग्रैनुलेशन टिश्यू आएगा, Granulation. ठीक है, एंड देन स्टार फॉर्मेशन। सो रिमेंबर फिग्स, न्यूमोनिक्स, दिस इज द न्यूमोनिक फॉर अल्सर बेस। व्हाट इज फिग्स? फिग्स इज फिब्रिन एंड नेक्रोटिक डेब्री, ठीक है। आई फॉर इन्फ्लेमेशन, आपने खुद ही बताना है, न्यूट्रोफिल्स फॉलोड बाय मैक्रोफेजेस। जी स्टैंड्स फॉर ग्रैनुलेशन टिश्यू and S stands for scar formation or fibrosis. ठीक है, so these are the components of ulcer base. These are the components of an ulcer. Do you know the difference between granulation tissue and granuloma? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What is the difference? मैम ग्रेनुलोमा हीलिंग में जो हमारे पास जब सारी एंजियोजेनेसिस से जो सेल्स वगैरह आ जाते हैं वो मिलके पिंक सी शाइनी सी लेयर बनाते हैं, उसको ग्रेनुलोमा कहते हैं। वो और ग्रेनुलेशन टिश्यू इन्फ्लेमेशन वाला जो मैक्रोफेजेस सारे Shabash. So granuloma is the process associated with chronic inflammation, and granulation tissue is the process associated healing with process. healing process. Healing. Excellent. Very good. Very good. So these are the complications. So ye tha, that was about peptic ulcer. So at the end of the day, you are supposed to know what is peptic ulcer definition, what are the sites where you can have peptic ulcer. ये जो मैं आपको चीजें बता रही हूँ ना बेटा, ये ऑर्डर आपने जरूर याद रखना है, यही आपके क्वेश्चंस हैं जो आते हैं, ठीक है। देन व्हाट आर द मोस्ट कॉमन साइट्स ऑफ पेप्टिक अल्सर? इन ड्यूडेनम एंड इन स्टमक। देन हाउ डज इट, व्हाट डज इट, द अल्सर, द गैस्ट्रिक अल्सर और अ पेप्टिक अल्सर लुक लाइक, ठीक है। और फिर आपने ये बताना है इसमें, ये जो मैंने आपको बताया है, इसमें नेक्रोटिक डेब्री है, यू हैव ये सारी चीजें, और उसके बाद व्हाट कैन बी द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर। सो गैस्ट्रिक अल्सर के साथ ही मैं आपको बल्कि एक और चीज कराना चाहूंगी, which is Zollinger-Ellison syndrome, which is another cause of gastric ulcer. This is Zollinger-Ellison syndrome. Have you heard of Zollinger-Ellison syndrome? Yes, ma'am. बेटा आज मैं बता नहीं रही हूँ, लेकिन आज जो लोग अपने माइक्स जिन्होंने ऑन नहीं किए हुए अपने कैमरास, उनकी ऑटोमेटिकली एब्सेंट लग रही है, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और ये पीछे आईटी में मैं कह के आई हूँ, आप समझ रहे हैं। मैंने हर रोज आके ये नहीं कहना 10 मिनट तक कि प्लीज अपने कैमरास ऑन करें। अब आपको पता है मेरी क्लास में कैमरास ऑन होने हैं, आप लोगों को मुझे पता है अच्छा नहीं लगता, लेकिन कैमरास ऑन होने हैं। और जिसके नहीं होंगे, कल भी 66 बच्चे जो हैं वो प्रेजेंट थे, लेकिन कैमरा सिर्फ 40 समथिंग के ऑन थे। सो अटेंडेंस सिर्फ उनकी लगी जिनके कैमरास ऑन। आज भी मैंने अब नहीं बताना, लेकिन फ्रॉम ऑल लेक्चर्स ऑनवर्ड्स, मेरे लेक्चर्स में स्पेशली ऑटोमेटिकली आईटी को मैंने कह दिया। सो अगर आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो, प्लीज डोंट कंप्लेन, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ रिपीटेडली। सो Zollinger-Ellison syndrome, हैव यू हर्ड ऑफ Zollinger-Ellison syndrome? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या होता है? शाबाश, बताओ, what is it? Increase acid Tumor of production. stomach in which there is increased production of acid. Acid. सॉरी बेटा,
In tumor of stomach injury, there is increased production of acid. G, it is increased production of acid. Very good. Very good, Reach. Lekin what is the cause? H. pylori. No. It's a syndrome. ठीक है, जो चोर है ना वो झूठा भी है. So it's a syndrome. इसमें एक से ज्यादा चीजें होती हैं. ठीक है. So Zillinger-Ellison syndrome is a syndrome which is associated with tumor in the pancreas, and they are the gastrin-producing tumors of the endocrine tumors of the pancreas. और भी जगहों पे ये हो सकते हैं. Wherever you have endocrine glands, you can have tumor of those. So इसको हम कहते हैं Zillinger-Ellison syndrome. ये इतना ज्यादा gastrin produce करता है कि this gastrin, it keeps on stimulating the parietal cells to produce more acid. और इतना acid बन जाता है कि that acid then trickles down the this duodenum and jejunum. So you have multiple ulcers in the duodenum, in the jejunum, in the stomach, in a lot of places. So this is Zillinger-Ellison syndrome. I'm sorry. So this Zillinger-Ellison syndrome is a gastrinoma, is a gastrin-producing tumor. वो gastrin-producing tumor ना समझ है, उसको कोई चीज रोक नहीं सकती, उसके सिर्फ दिमाग को एक चीज फीड कीजिए है, तुमने gastrin बनाते जाने no matter what. So it doesn't follow the feedback system. So what happens कि ये बनाता जाता है gastrin, and the gastrin keeps on stimulating the parietal cells to produce acid. इतना acid बन जाता है कि ulcers हो जाते हैं in the stomach, and it trickles down the duodenum and jejunum, resulting in ulcer formation all along the intestinal tract. समझ रहे हो आप? So this is Zillinger-Ellison syndrome. So ये देखिए, gastrin production again. अब आपको MCQ क्या आएगा? ये देख लिए, MCQ. It may be associated with MEN1. ये MCQ बेटा जब आपको देते हैं ना, there is a, जिसको कहते हैं ना technique, उसमें ये होता है कि 50% of the MCQs, there is a number of MCQs जो कि हर बच्चा एवरेज कर सकते हैं. ठीक है. फिर कुछ ऐसे MCQs होते हैं आपके, फिर कुछ आप, can you hear me बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी वो चले? अच्छा, दूसरा वो मैंने बच्चों को आगे करना है, वो मैं किस तरह कर सकती हूँ? हाँ, वो मैं कर, इधर बैठ जाओ ना, फिर इधर कर दिया करो ताकि मुझे बच्चे ना, एक ही बच्चे 4 नजर आ रहे होते हैं. 60 वीडियो तो ऑफ है. बच्चों, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जी बच्चों, आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बच्चों, आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, आई एम सॉरी, यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया था तो इस वजह से. अच्छा, इसको भी स्क्रीन ऑन कर. ठीक है बेटा. सो Zillinger-Ellison syndrome में जब भी आपको MCQ आएगा, सो उसमें MCQ होगा कि देयर आर मल्टीपल अल्सर इन द स्टमक एंड ऑल अलोंग द इंटेस्टाइन. द मोस्ट कॉमन, एंड द पेशेंट हैज हिस्ट्री ऑफ डायरिया. ठीक है. दिस इज द क्लासिक प्रेजेंटेशन वेयर यू हैव where the option is and the answer is Zillinger-Ellison syndrome. ठीक है. So ये देखो, this is Zillinger-Ellison syndrome, multiple ulcers in the stomach all along the intestine. This is Zillinger-Ellison syndrome. And the picture is, the clinical picture is classical, ये होती है that the patient has uncontrolled diarrhea. ठीक है, uncontrolled diarrhea होता है. So this is the trio that you see in Zillinger-Ellison syndrome. You have a triad of
Tumor of the pancreas. Tumor of the pancreas, which results in gastric hypersecretion, which is the main, जिसको कहते हैं ना, culprit, and it results in peptic ulcers, multiple peptic ulcers all along the intestine. कोई ऐसी condition नहीं है जिससे multiple peptic ulcers आपको jejunum तक मिले. ठीक है? So अगर ऐसी चीज आ रही है, do think of Zillinger-Ellison syndrome. MCQ, MCQ, MCQ. कभी कभार आ जाता है. ठीक है? So this is about Zillinger-Ellison syndrome, and now we'll take up presentation. कैसी होती है Zillinger-Ellison syndrome में, बताओ बेटा. कैसे present करता है बच्चा? Diarrhea. Diarrhea. Severe diarrhea. ठीक है? So ये आप इसमें ये देख लेना. So now अब हम करेंगे autoimmune gastritis, the simplest of all. बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन इस पे MCQs आती हैं. ठीक है? आपको SCQ usually नहीं आता, लेकिन MCQ आता है. So हमने ये चीज की थी. You all know that in the body we have parietal cells. So what is autoimmune gastritis? अगर मैं कहूँ कि gastritis यहाँ पे है, तो कौन सा gastritis है? H. pylori. Antral gastritis, which is H. pylori. H. pylori. Shabash, beta. This is called type A gastritis. This is called type A gastritis. Type A. Very good. And then we have type B gastritis, जो body का होता है. B for Body. Autoimmune. Excellent. This is the autoimmune gastritis. ठीक है? और तीसरी चीज इसमें ये है कि antral gastritis can be patchy, whereas the autoimmune gastritis is diffuse. ठीक है? So, बेटा ये slide forget about बच्चे slides on. Time जा रहा है. I'm sorry, बच्चों. I'm very sorry. There's a lot of disruption today. Okay, autoimmune gastritis में what do you have? You have antibodies against what? नहीं, अपने cells ही खिलाफ. कौन से cells? Very good, very good. Parietal cells. Parietal cells. Very well done. Parietal cells के खिलाफ. इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, Plummer-Vinson syndrome कोई etiology is unknown. इतनी देर पता करने के बाद मुझे ये पता चला कि the etiology is unknown. लेकिन कुछ लोग कहते हैं that the main reason behind probably is iron deficiency anemia. Last time मुझसे किसी ने पूछा था, तो मुझे उस वक्त इसका आंसर नहीं पता था. मैंने ये आपको कंफर्म करके बताया बेटा कि प्लमर-विंसन सिंड्रोम की वैसे अननोन ईटियोलॉजी है, लेकिन कहते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, क्योंकि ग्लोसाइटिस भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में होता है, और दूसरा कीलोसिस भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, कोइलोनिकिया भी, तो वो ये कह रहे थे, लेकिन वेल अभी तक किसी ने कोई एसोसिएशन इसके साथ नहीं. सो दिस इज अबाउट अगर हमें ये वाला नजर आएगी पिक्चर, अगर हमें बेटा इस पे जी, सो अगर हमें बेटा ये पिक्चर नजर आएगी तो हम कौन सा गैस्ट्राइटिस सोचेंगे? Autoimmune. Very good, beta. Autoimmune. It's a diffuse gastritis. This is the antral gastritis. The antral gastritis is H. pylori. H. H. pylori. pylori. And the antibodies, remember, the antibodies are produced against parietal cells. Parietal cells. Right. Parietals, हाँ. जब हाथियों की लड़ाई होती है ना, तो उसमें चूंटी भी मारी जाती है. So parietal cells तो असल निशाना है. So parietal cells की वजह से there will be destruction, या there will be compromised acid secretion. Obviously, intrinsic factor नहीं बनेगा, लेकिन उसके साथ पड़े हुए chief cells भी थोड़ा सा destroy हो जाएंगे. So pepsinogen का content भी decrease हो जाएगा. ठीक है? So basically MCQ, MCQ, MCQ. The antibodies in autoimmune gastritis are basically directed against parietal cells. Parietal. अब देखो, अब ये वाली पिक्चर देखो जरा, ये टेक्स्ट देखो.
parietal cells नहीं है, so there will be decreased secretion of HCl. Hypochlorhydria और achlorhydria. Achlorhydria अगर आपको आए, so आपका this is the clue. Answer is autoimmune gastritis. MCQ. मैंने बताया you don't get an SCQ on autoimmune gastritis mostly, but you get MCQs from autoimmune gastritis. So जब autoimmune gastritis पढ़ो तो इस हिसाब से पढ़ो कि आपने MCQs solve करने. Yes, Parietal cells secrete HCl and intrinsic factor. So if there will be no HCl or decreased HCl, it will be hypochlorhydria or achlorhydria. If there is no intrinsic factor, what will happen? Vitamin B. B12 Vitamin deficiency. B12 deficiency, pernicious anemia. Excellent. If there will be no chief cells, there will be improper protein digestion, right? And what will happen to gastrin? Less HCl, beta, will stimulate. Gastrin की secretion increase हो जाएगी. Shabash, gastrin की secretion increase हो जाएगी. So Exactly. the end result will be HCl will be decreased, hypochlorhydria or achlorhydria, intrinsic factor will not be there. You'll have pernicious anemia. There will be a very decreased secretion of pepsinogen, but gastrin secretion will be increased. The only thing which will be increased will be gastrin. Or gastrin is, what is gastrin? It's a hormone. So जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उसकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? गैस्ट्रिनोमा भी हो सकता है. So Yes, ma'am. ओके बेटा, अब ये देखो. So, ये वाले आप जरा देखो, इन सबको, ये फूड है. दिस इज द फूड. और यहाँ पे रेड कलर के बताओ क्या लेबल हुए हुए हैं? रेड कलर का क्या लेबल हुआ है? दिस इज Gastric secretion. Secretion. और ये ट्रायंगल ब्लू आर द इंट्रिंसिक फैक्टर्स. Intrinsic factors. जी, और ये विटामिन B12 है. So, Vitamin normally B12 क्या है. होता है कि ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है, ये विटामिन B12 के साथ कंबाइन करता है, एंड देन इट टेक्स इट टू द, जब ये इधर आता है, so it facilitates the vitamin B12 to be absorbed from terminal ileum. ठीक है, सो हमने तीन चीजें देखी हैं. अगर हमारी डाइट में विटामिन B12 नहीं है, the patient can have pernicious anemia. अगर स्टमक में प्रॉब्लम है, you don't have enough intrinsic factor, then the patient can have pernicious anemia. So other than autoimmune etiology, what can be the cause of decreased pernicious anemia? Stomach related. Any sort of beta gastrectomy. अगर gastrectomy होती है तो फिर इधर बाकी सब फंक्शन तो ठीक होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, तो भी pernicious हो जाएगा. और if there is some resection of the terminal ileum because of TB या डिस्ट्रक्शन उसकी हो जाए, तो भी विटामिन B12 डेफिशिएंसी है. ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, these are all related to the scenarios. आपको सिनेरियो में आता है कि 14 या 18 years old boy या 25 years old lady presents is a known case of TB of the gut, ठीक है, और उसके बाद आपको सिनेरियो में देंगे कि उसको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो रहे हैं, so what is the most likely cause? That is pernicious anemia. ठीक है, so मेन मकसद ये है आपको बताने का कि if there is any problem in the stomach like gastrectomy, or there is any problem in this part, terminal part of the ileum, like Crohn's disease, like tuberculosis, like surgery, resection, उसमें भी विटामिन B12 की malabsorption होगी. इसलिए इन पेशेंट्स की डाइट में विटामिन B12 ऐड किया जाता है, ठीक है, इनकी उसमें. और if you have a decreased intake of vitamin B12, so end result is in patient of autoimmune gastritis, you have number 1 hypochlorhydria or achlorhydria. और जब इतने सेल्स मर रहे हैं कि the parietal cells भी मर रहे हैं, चीफ भी मर रहे हैं, so you'll have atrophic gastritis, atrophy हो जाएगी, and you have hypergastrinemia. ठीक है, so ये मैं इस पे नहीं डिटेल में जा रही हूँ. So just remember, in autoimmune gastritis, remember A and G. You have, it is autoimmune gastritis is it's a type B, लेकिन it is autoimmune in nature, affects the body of the stomach, and the antibodies, A stand for antibodies, they are directed against parietal cells and chiefs and intrinsic factor.
सो चूंकि इट्स एन ऑटो इम्यून डिजीज में एंटीबॉडीज बनती हैं. कौन बनाता है एंटीबॉडीज? Immune system. Immune. इम्यून सिस्टम में कौन से सेल्स होते हैं? Plasma cells. Plasma. सो बेसिकली आपको इसके अंदर लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स मिलेंगे, contrary to what you see in H. pylori induced gastritis, where you see a lot of neutrophils. You can have neutrophils here, लेकिन it's not a very pathognomonic feature of autoimmune gastritis. जो दो चीजें माइक्रोस्कोपी में आपको बोलेंगे, number 1 atrophic glands and number 2 plasma, a lot of plasma cells. So and increased acid production and decreased acid. ये बेटा जी नहीं भूलना. ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस में एक एंटीबॉडी नहीं भूलनी और एक गैस्ट्राइटिस के जी में आपने गैस्ट्रिन प्रोडक्शन. द ओनली थिंग विच इज इंक्रीज्ड इन ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस इज गैस्ट्रिन. समझ आइए बेटा? सो ये होता है. Yes, ma'am. So either you have B12 in your diet, deficient B12 in your diet, or you have autoantibodies against parietal cells, or you have some surgery on the stomach or the terminal part of ileum. They all lead to pernicious anemia. In pernicious anemia, you have a thick, beefy tongue, and ये typical जब आपको vitamin B12 का scenario देंगे ना बेटा, आपको वो हमेशा देंगे उसको neurological deficits है, numbness in hands, tingling in hands, in fingers, toes. ठीक है? So typical होगा उसको, psychological behavior थोड़ा सा उसका disrupted होगा, panic attacks बहुत ज्यादा. So ये सारे because it is related to myelination as well, उसके लिए भी important है. इस वजह से patient को ये सारे symptoms होंगे. So remember autoimmune gastritis का जब भी आपको scenario आएगा, आपको या वो surgery related होगा, ये तो नहीं डायरेक्ट लिखेंगे कि एंटीबॉडीज बन रही हैं. सो या आएगा कि उसकी गैस्ट्रेक्टमी हुई हुई है, या आया हुआ है कि ये नोन केस ऑफ टीबी है, और उसके ये सिम्टम्स आएंगे एंड नाउ द पेशेंट हैज कंप्लेंट्स ऑफ टिंगलिंग सेंसेशन इन द हैंड्स एंड फीट एंड न्यूरोलॉजिकल या स्पाइनल कॉर्ड के कोई सिम्टम्स आ जाएंगे उसमें. सो ये वाली सारी चीजें होंगी. सो द कॉम्प्लिकेशंस SCQ, इवन MCQ, पर्निशियस अनीमिया, ये इसकी है खास चीज है. एडनोकार्सिनोमा जस्ट लाइक, इस वजह से बिकॉज इसमें जब ग्लैंड्स एट्रोफी करते हैं, फिर जब ये दोबारा बनते हैं तो दे अंडरगो मेटाप्लेजिया, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया. सो वी हैव एडनोकार्सिनोमा एंड वी हैव कार्सिनोइड ट्यूमर because of hyperactivity of the gastrin producing cells. ठीक है? So these are the complications of autoimmune gastritis. So I expect you all to know the differences between H. pylori induced gastritis and autoimmune gastritis. The H. pylori induced gastritis is type A. It's type A. Please confirm this. Type A. I'm sorry बेटा, इधर मुझे नहीं पता, ये मैंने autoimmune को type A लिखा है. I'm not sure. ये कंफर्म कर लेना प्लीज आप, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंफर्म कर दूंगी. Autoimmune gastritis is more common in the body. H. pylori is more common in the antrum. H. pylori induced is patchy, whereas autoimmune वाला diffuse होता है. In H. pylori, this is one difference between the two, major difference. You have neutrophils, plasma cells, and lymphoid aggregates. Whereas in autoimmune gastritis, you only have lymphocytes and plasma cells. ठीक है? बहुत कम होता है neutrophils. Acid production is increased in H. pylori induced gastritis. ठीक है? And it is decreased. And not in हाँ जी. It is either slightly increased or normal or slightly decreased. मतलब है, लेकिन इसका बहुत non-specific सा है. But it is very, very specific for autoimmune gastritis. It is decreased, achlorhydria. And the gastrin level is normal, obviously, in H. pylori induced gastritis, but it's markedly increased in cases of autoimmune gastritis. And the serology, very, very important. You'll have antibodies against H. pylori, where here you'll have antibodies against parietal cells. And these are the complications. One more important thing, कि बेटा association. The association of H. pylori induced gastritis is poverty. हर चीज जो कि poverty related है उसकी.
लेकिन one autoimmune disease has an association with another autoimmune disease. So कहीं पे भी एक autoimmune disease हो तो बाकी भी होती हैं. Understand? Yes, ma'am. चलो जी, समझ आ गई है इसका? मैम जी बेटा. मैम गूगल पे आ रहा है कि ऑटो इम्यून एसोसिएटेड गैस्ट्राइटिस टाइप ए में आता है और नॉन ऑटो इम्यून जो है वो टाइप बी में आता है. ओके ठीक है. सो फिर दिस चार्ट इज राइट. सो ए के अंदर है हमारा ऑटो इम्यून. टाइप ए इज ऑटो इम्यून, राइट? Yes, ma'am. ए फॉर ऑटो इम्यून, ए फॉर टाइप ए. सो इधर हमने ये लिखा हुआ है. आई एम सॉरी. These are the 7 A's associated with autoimmune gastritis. It is the type A gastritis. Type A for autoimmune. It spares the antrum. It is autoimmune in nature. Causes atrophy, very important, very, very important clue. Atrophy of gastric glands, causes achlorhydria and anemia. But what type of anemia? Vitamin B12. And it has and it has association with other autoimmune disorders. Thank you very much, beta. Allah Hafiz. Now, आज मैं आप लोगों को इंशाल्लाह स्टमक की भी वो दूंगी, असाइनमेंट्स पोस्ट करवाऊंगी. थैंक यू वेरी मच बेटा. अल्लाह हाफिज. That is